गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 3 सम्स दिए थे होमवर्क। Recording in progress. अब 2 सम्स तो आई थिंक मैनेजेबल थे उसमें से। एक तो सेम सम था, वो गणेश जैसा ही, जहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज़ थी, तीनों एसओपी थी। अब ये सम जो है अरुण एंड बिमल वाला, ये पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज आई है आप लोगों को। अब ये जो सम है, इसमें को ओनर्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है। क्या केस है, तो ये सम में देर इज वन प्रॉपर्टी, और ये जो प्रॉपर्टी है वो टोटल 8 आइडेंटिकल यूनिट्स में डिवाइडेड है। 6 यूनिट लेट आउट है। एक अरुण ने सेल्फ ऑक्यूपाई रखा है और एक बिमल ने सेल्फ ऑक्यूपाई रखा है। एंड अरुण वो कुछ 4 महीने के लिए वो बाद में कुछ बिजनेस एम्प्लॉयमेंट के वजह से कहीं गया बाहर, ये 6 मंथ्स के बाद। तो ये 6 मंथ्स के बाद कहीं और चला गया तो भी कहने से अरुण इसको एसओपी तो ले ही सकता है। अब ये जो यूनिट है वो लेट आउट है, लेट आउट है, लेट आउट है, ये भी लेट आउट, लेट आउट एंड लेट आउट। सबका जो भाड़ा आ रहा है वो है 12,000 पर यूनिट का, एंड एवरी यूनिट इज लेट आउट फॉर 12 मंथ्स। सिर्फ एक यूनिट वेकेंट था फॉर 4 मंथ्स, इसीलिए 8 महीने के लिए वो लेट आउट था। तो अब इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको ये 6 यूनिट्स जो है ना, 6 यूनिट्स, उसको क्लब करना है और समझना है कि देयर इज ओनली 1 यूनिट। फाइनल आंसर निकालना है और उसको डिवाइड कर देना है इन द रेशियो ऑफ को ओनरशिप, बराबर। और एक अरुण और एक बिमल का एसओपी और एसओपी। आपको आंसर दोनों में निकालना है, ऑप्शनल स्कीम एंड डिफॉल्ट स्कीम। सो देखो, पहले तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। एक आएगा पर्टिकुलर्स कॉलम, एक आएगा अरुण और एक आएगा बिमल। अब इधर आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में अंडरलाइन करके एलओपी एंड एसओपी, और एलओपी के लिए आप बना सकते हो वर्किंग नोट। अच्छा, ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर दिस ईयर अंडर ऑप्शनल स्कीम, अंडर ऑप्शनल स्कीम, ये आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये एडिंग हो जाएगा। और फिर अदर इनकम्स भी दी हुई है अरुण और बिमल की, तो अदर इनकम्स इधर ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल इनकम ऑफ अरुण एंड बिमल। एंड फिर हेडिंग चेंज होगा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम अंडर डिफॉल्ट स्कीम, उसमें सिर्फ एक ही चेंज आएगा, इधर आपका एसओपी में आंसर नेगेटिव होगा, उधर आपका एसओपी में आंसर निल होगा, बराबर। अब तुम्हें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पहले पूछो। वर्किंग नोट में दिखाओ ना, मेन में, पर फिर ये बनाया है आपने ऐसा, हाँ तो चलेगा ना, वो भी चलेगा। बट अब से याद रखना, ये सब में ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब से याद रखना मेन को रिक्वायर्ड पार्ट स्टार्टिंग में रखो, बाकी सब चीजें वर्किंग नोट में आने दो। अभी चलेगा, हाँ बोलिए। चलेगा, और फिर वहां से मेन आंसर ये भी दिखाया है ना आपने। हाँ, नहीं वैसा नहीं करना था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 6 यूनिट्स को लेट आउट ले लो ना, ये डायरेक्ट, क्योंकि उसको हमें एक ही यूनिट समझना पड़ेगा। वैसा मत करो बाइफरकेशन।
हाँ सर ये जो सेकंड वाला ऑप्शनल ऑप्शनल टैक्स रेजिमे है ना, उसमें ऑप्शनल। एसओपी का, हाँ, हाँ उसमें एसओपी का नेगेटिव मार्किंग जाएगा ना, हाँ, तो उसमें वो, एसओपी का नेगेटिव आएगा, हाँ, नेगेटिव 37,500 आएगा। हाँ, लेकिन दोनों का लिमिट 30,000 रहेगा कि 2 लाख रहेगा? कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है? उसमें वो कंस्ट्रक्शन का ये नहीं बताया, जो बाकी तो तीन मैंने क्या कंडीशन बोला था, का। जब जब क्वेश्चन में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो ना हो रही हो उसकी डिटेल्स ना दी हो, तो अपन तो ऐसे ही अज्यूम करेंगे ना कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ओके। और इसीलिए आपको पूरा 2 lakhs मिलना चाहिए। बट अपनी इंटरेस्ट ही जब 37,500 है तो अपने को 37,500 ही मिलेगा फिर। ओके। बराबर। और कुछ समझा आप लोगों को? चलो, पहले आज थोड़ा थियोरी डिस्कस करना है, फिर वापस सम्स पे जाएंगे। अब फ्रेंड्स ध्यान दो, अपन जब जीएवी निकालते हैं, जीएवी लेट आउट में, तो अपना स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर 1 जीएवी निकालते वक्त एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं अपन। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? स्टेप नंबर 2 एक्चुअल रेंट, और उसमें से आप क्या माइनस करोगे? अनरियलाइज्ड रेंट। बराबर, अनरियलाइज रेंट। अब है ना, समझो कि मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी भाड़े पे दी है, एक्सपेक्टेड रेंट इज 25 lakhs। सो ये अपने को मिला तीन चीजों को कंपेयर करके, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट। 25 लाख रुपया इज एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्चुअल रेंट जो है ना, एक्चुअल रेंट वो समझो कि 30 लाख है। मैं आपको प्रॉपर्टी भाड़े पे दे रहा हूं, आपसे 30 लाख आने वाला है, तो अब दोनों में से मेरा जीएवी वैसे तो 30 लाख होना चाहिए। अब लोग क्या करते थे, लोग है ना, अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी भाड़े पे दी है, मुझे पता है कि माई एक्सपेक्टेड रेंट इज 25, मैं आपसे 30 लाख रिसीव करने वाला हूं, ये भी मुझे पता है, और मेरा जीएवी 30 आने वाला है। तो मैं आपको क्या बोलता था पता है, कि आप है ना मुझे 5 लाख रुपया कम दो, और वो 5 लाख आप मुझे कैश में दे दो, और मैं दिखा दूंगा कि देयर इज अनरियलाइज रेंट ऑफ 5 lakhs। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, कोई अनरियलाइज रेंट था नहीं, ऐसा ऑन पेपर दिखा दिया कि देयर इज अनरियलाइज रेंट, और ये अनरियलाइज रेंट माइनस करके मैंने स्टेप 2 को स्टेप 1 के साथ मैच कर दिया, ताकि मेरा जीएवी इंस्टेड ऑफ 30 आ जाए 25 lakhs। बोलो समझा? सो लोग क्या करते थे, अनरियलाइज रेंट माइनस करते थे, जबकि वो रेंट एक्चुअली में अनरियलाइज नहीं था ही नहीं अनरियलाइज रेंट, तो भी माइनस करते थे। अब यही चीज गवर्नमेंट ने भी देखी कि अनरियलाइज रेंट है नहीं, और लोग क्या करते जा रहे हैं, माइनस करते जा रहे हैं। इसीलिए अनरियलाइज रेंट गवर्नमेंट ने बोला हम आपको माइनस करने देंगे अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो, और वो 4 कंडीशन उन्होंने दे दी है इन रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में कितनी कंडीशंस दे दी है? 4। अगर वो चारों कंडीशंस क्या हो जाएगी, तो ही आप अनरियलाइज रेंट माइनस कर सकते हो। अब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो हम मान लेंगे कि ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सुना तुम लोगों ने? इसीलिए आप क्वेश्चंस में देखोगे तो कहीं कहीं पे आ रहा था अनरियलाइज रेंट, अज्यूम दैट कंडीशंस ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड। सो अब वो 4 कंडीशंस क्या है, तो देखो, पहला कंडीशन है, पहला, द टेनेंसी इज बोनाफाइड। बोलो क्या लिखा है?
टेनेंसी इज बोनाफाइड का मतलब है कि टेनेंट और ओनर के बीच में एक लीगल रिटर्न अग्रीमेंट होना चाहिए. क्या होना चाहिए? लीगल रिटर्न अग्रीमेंट. मतलब मैंने अगर प्रॉपर्टी आपको भाड़े पे दिया है तो आपके और मेरे बीच में एक लीगल रिटर्न अग्रीमेंट होना चाहिए. अब इससे क्या प्रूव होगा? सुनो, ये लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना. ये 4 कंडीशन डाल के है ना, ये लोग मेक श्योर कर रहे हैं कि सच में अनरियलाइज रेंट है, फेक बोगस अनरियलाइज रेंट आप माइनस नहीं कर रहे हो. इसीलिए ये 4 कंडीशन डाली है. तो पहला ही कंडीशन क्या है बोलो? बोनाफाइड होना चाहिए. मतलब मैंने अगर आपको प्रॉपर्टी भाड़े पे दी है तो मेरा और आपका अग्रीमेंट होना चाहिए. अब इससे क्या प्रूव होगा? तो देखो, अग्रीमेंट में लिखा होगा कि मंथली रेंट इज फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस. तो इसका मतलब मुझे साल का 12 लाख मिलना चाहिए 1 लाख के हिसाब से. ये अग्रीमेंट से पता चल रहा है कि मुझे 12 लाख मिलना चाहिए. और मैं अब बैंक स्टेटमेंट बता सकता हूं मेरा कि देखो मुझे तो टेनेंट ने 10 लाख ही दिया है. तो इससे प्रूव हो रहा है क्या कि 2 लाख क्या है? अनरियलाइज्ड. अच्छा, अगर सोचो अग्रीमेंट ही नहीं है तो तुम्हें समझ में आ रहा है, वो 12 लाख का फिगर पता ही नहीं चल सकता. समझ में आ रहा है? सो ये 10 लाख है, यह 12 लाख है और ये 10 लाख है. तो कहने से वहां से आप प्रूव कर सकते हो कि देयर इज अनरियलाइज रेंट. बट वापस से तुम्हारे दिमाग में ये डाउट आना चाहिए कि सर सामने वाले से कैश ले लेंगे अपन. बाकी भी तो कंडीशंस है ना. ये तो पहला कंडीशन है सिर्फ, द टेनेंसी इज बोनाफाइड. सेकेंड कंडीशन देखो क्या लिखा है. द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड और स्टेप्स आर टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी. अब मैं क्या बोल रहा हूं, समझो आपके पास एक घर है, आपने किसी को भाड़े पे दिया है. वो बंदा अगर आपको रेंट पे नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे? उसको रहने दोगे कि निकालोगे? निकालोगे. और समझो अगर वो नहीं निकल रहा है तो कहना से एटलीस्ट आप उसके सामने स्टेप्स लोगे उसको निकालने के लिए. अरे सुन रहा है क्या? स्टेप्स लोगे इसका मतलब क्या? आपके पास अग्रीमेंट है, जाओ पुलिस में कंप्लेंट फाइल करो, बोलो कि मेरे प्रॉपर्टी खाली नहीं कर रहे हैं. सो द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड. या तो उसने प्रॉपर्टी खाली या तो आपने स्टेप्स ले लिए. अब तुम सिर्फ सोचो कि अगर मैंने आपको प्रॉपर्टी भाड़े पे दी, आपने मुझे अगर रेंट कैश में भी दिया है, मैं आपको कभी प्रॉपर्टी खाली करवा पाऊंगा? नहीं. तो आप अगर कैश में मुझे रेंट दोगे, कहने से मैं तो आपको खाली नहीं करवा पाऊंगा. तो फिर अब आपने अगर खाली नहीं किया तो मेरा अनरियलाइज रेंट है ही नहीं. कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि अनरियलाइज रेंट मुझे माइनस करने तभी मिलेगा जब या तो टेनेंट प्रॉपर्टी छोड़ के जा चुका है या तो मैंने स्टेप्स लिए उसको निकालने के लिए. अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि देयर इज अनरियलाइज रेंट ऑफ 2 लाख रुपीस और टेनेंट अभी तक छोड़ के नहीं गया, या टेनेंट के सामने मैंने कोई, तो इसका मतलब कहना इसे एक्चुअली में कोई अनरियलाइज रेंट नहीं होगा, मैं फेक अनरियलाइज रेंट बता रहा हूं. समझा? तो इसीलिए वो लोग बोल रहे हैं कि सागर तू अनरियलाइज रेंट अगर दिखा रहा है कि तुझे माइनस करना है तो फिर या तो टेनेंट तेरी प्रॉपर्टी से जा चुका है या तो तूने स्टेप्स लिए उसको निकालने के लिए, तो ही हम तुझे अनरियलाइज रेंट माइनस करने देंगे. अरे समझा? थर्ड कंडीशन, द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ असेसी. अब मैं क्या बोल रहा हूं, समझो आपको मैंने एक प्रॉपर्टी भाड़े पे दी. अब मैं बोल रहा हूं कि देयर इज अनरियलाइज रेंट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी. आपने मुझे रेंट पे नहीं किया है. क्या आपको सेम टेनेंट को क्या मैं अपनी कोई दूसरी प्रॉपर्टी भाड़े पे दूंगा कभी? ऑब्वियसली नहीं. और अगर मैं दे रहा हूं इसका मतलब कहना से जो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने भाड़े पे दी है उसमें देयर इज नो अनरियलाइज रेंट. अरे भाई, जब अनरियलाइज रेंट नहीं होगी तभी दूसरी दूंगा. अगर एक प्रॉपर्टी का भाड़ा तू दे नहीं रहा है तो दूसरी का भी कहां से देने वाला है तू?
तो अगर मैं दूसरी दे रहा हूं, इसका मतलब मैं अगर बोल रहा हूं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी से देयर इज अनरियलाइज रेंट और मैं सेम टेनेंट को दूसरी प्रॉपर्टी भी दे रहा हूं, तो इसका मतलब वो अनरियलाइज रेंट कहने से बोगस है, फेक है. एंड लास्ट, लीगल प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड फॉर रिकवरी ऑफ रेंट. इनिशिएटेड मतलब स्टार्ट, मतलब अब तुमने अगर मुझे रेंट पे, तो मैं क्या करूंगा, कहने से आपसे रेंट रिकवर करने की कोशिश तो करूंगा ना. और कोशिश में क्या करूंगा, मेरे पास अग्रीमेंट है, मैं जाऊंगा कोर्ट में, आप पे केस फाइल करूंगा और आपसे जो रेंट है वो क्या करूंगा, रिकवर. अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि देयर इज अनरियलाइज रेंट एंड मैं आपके ऊपर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब अनरियलाइज रेंट है ही नहीं. अरे समझा? सो अगर ये 4 कंडीशंस क्या हो जाएगी, तो ही अनरियलाइज रेंट जो है वो आपको माइनस करने मिलेगा. अगर समझो एक भी कंडीशन सेटिस्फाई, तो अनरियलाइज रेंट आप माइनस नहीं कर सकते. इसके ऊपर एग्जाम में एक बार थियरी क्वेश्चन आ चुका है, तब आपको ये 4 पॉइंट्स लिखने थे. पहला है टेनेंसी इज बोनाफाइड, defaulting tenant has vacated or steps have been taken to compel him to vacate the property. The defaulting tenant is not in occupation of any other property of assessee. And last is legal proceedings are initiated for recovery of rent. अब है ना, इसी से कनेक्टेड और एक सेक्शन आ रहा है, सेक्शन नंबर 25A. 25A में क्या दिया हुआ है, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट. आप लोगों ने अकाउंट्स में, मैंने आपको क्या बोला था, अनरियलाइज रेंट मतलब क्या, अकाउंटिंग टर्म में बैड डेब्ट्स, मतलब अब तो ऐसा आने वाला नहीं है, बट कल उठ के ऐसा भी तो हो सकता है कि रिकवरी हो सकता है ऑफ बैड डेब्ट. सो अगर एक्सपेंस होता है, मतलब बैड डेब्ट हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट में डेबिट करेंगे, और कल उठ के अगर रिकवरी हुई तो पीएनएल में क्रेडिट करेंगे. क्रेडिट करना इसका मतलब कहना इसे इनकम मान लेना. तो अगर रिकवरी हो रही है ऑफ अनरियलाइज रेंट, तो ये क्या है, पैसा आ रहा है, तो इस पे अपने को भी टैक्स देना पड़ेगा. तो अब बहुत ही सिंपल प्रोविजन है, ध्यान से सुनना. एक है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट और दूसरा कॉन्सेप्ट है रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट. बोलो, पहला क्या है, रिकवरी ऑफ, दूसरा क्या है, रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट. क्या होता है ये मैं थोड़ी देर बाद समझाता हूं. पहले अपन समझते हैं रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट. जो प्रोविजन में इसका करवाऊंगा, सेम प्रोविजन इधर भी एप्लीकेबल है, सिर्फ अपने को अरियर्स ऑफ रेंट का मीनिंग समझना है, वो बाद में देखते हैं. पहले रिकवरी ऑफ क्या देखना है अपने को, अनरियलाइज रेंट. बहुत ही सिंपल प्रोविजन, जिस भी साल में आपको रिकवरी हुई, बोलो जिस भी साल में आपको, वो साल में ये रिकवरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% माइनस कर देना और जो बैलेंस बचेगा वो टैक्सेबल. 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देना और जो बैलेंस बचेगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल. प्रोविजन खत्म. सो तुम्हें रिकवरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने मिलेगा. अब ध्यान से सुनो, आप लोगों ने अनरियलाइज रेंट रिकवर करने के लिए कहना इसे खर्चे भी तो किए होंगे. जैसे आपने कोर्ट में केस फाइल किया तो उधर भी खर्चे हुए रहेंगे. तो आपके जो भी लीगल खर्चे हुए हैं, लीगल एक्सपेंसेस और सब, ये सब हम आपको माइनस करने नहीं देंगे. क्यों नहीं देंगे, अरे भाई दे रहे ना स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, तो जब स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल ही रहा है 30%, फिर आप लोग आके लीगल खर्चे क्यों हमसे माइनस करवा रहे हो. स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता क्यों है, क्योंकि हम आपको खर्चे माइनस करने नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए तो लीगल खर्चे नहीं मिलेंगे आपको. अच्छा, अब याद रखना, ये जो रिकवरी है बहुत लॉजिकल, ये टैक्सेबल होगी ऑलवेज ऑन रिसीट बेसिस. इधर आप ड्यू बेसिस का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते. अरे ड्यू जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा. रिकवरी तो जिस साल में रिकवरी होगी वो साल में टैक्सेबल होगी. अब समझो कि 8-9 प्रीवियस ईयर चल रहा था
एंड इधर अनरियलाइज रेंट हुआ और 4 कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो गई, तो आपने ये अनरियलाइज रेंट माइनस कर दिया। उसके बाद 23-24 में आपने वही हाउस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, जो हाउस प्रॉपर्टी आपने भाड़े पे दी थी ना वो बेच दी। और 24-25 में देयर इज रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। मतलब आपको रिकवरी कब हो रही है? जब आप वो हाउस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हो। अब पता है सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन में लिखा था कि आप प्रॉपर्टी के ओनर होने चाहिए। अब यहां पे आप ओनर नहीं हो, तो ध्यान से सुनना, सेक्शन 25A जो है ना उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि इवन इफ यू आर नॉट दी ओनर स्टिल रिकवरी इज टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती ना तो ये रिकवरी पे टैक्स अदर सोर्स में लग जाता, फिर आपको कहां लग जाता, बट अब टैक्स यहां पे लगेगा। सो 3 पॉइंट याद रखने। पॉइंट नंबर 1, कब टैक्सेबल होगा? इन द ईयर ऑफ रिसीट और रियलाइजेशन। क्या मिलेगा उसमें से आपको? 30% ऑफ रेंट रिसीव्ड और रियलाइज्ड। ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, एक्चुअल एक्सपेंसेस एग्जांपल लीगल एक्सपेंसेस आर टू बी इग्नोर्ड। व्हाई इग्नोर्ड? मिल रहा है ना था अंडर डिडक्शन। और लास्ट पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, इफ असेसी इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द ईयर ऑफ रिसीट। समझा? अच्छा, ये मैंने जो पढ़ाया वो क्या था? इट इज रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज रेंट, दोनों का प्रोविजंस पढ़ा दिया है। नाउ यू नो व्हाट इज रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट क्या है? इट इज रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। बट अब क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज अरियर्स ऑफ रेंट? अरियर्स ऑफ रेंट का मतलब क्या है? चलो ध्यान से समझना, मैं आपको अरियर्स ऑफ रेंट का भी मीनिंग एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। समझो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी भाड़े पे दी और अपना भाड़ा फिक्स हुआ था 30,000 पर मंथ। तीनों साल का भाड़ा मैंने सेम रखा था, सो इट इज पर मंथ 30K। तीनों साल का भाड़ा सेम था। अब क्या हुआ, मैंने आपको प्रॉपर्टी भाड़े पे दी, मैंने मेरे बैंक अकाउंट की आपको डिटेल्स दी और समझो मैं सेटल हो गया आउटसाइड इंडिया, एग्जाम्पल। अब आप मुझे रेगुलरली रेंट पे करते जा रहे हो, 30 मेरे अकाउंट में आप डालते जा रहे हो। अब क्या हुआ, जैसे ही 3 साल खत्म हुए, अब अग्रीमेंट रिन्यू का टाइम आ चुका था और मुझे भी चाहिए था कि आप ही प्रॉपर्टी में रहो, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, रेगुलरली भाड़ा मिलना चाहिए जो आप दे रहे थे, और आपको भी चाहिए था कि आप ये प्रॉपर्टी में कंटिन्यू करो क्योंकि ओनर का कोई इधर मच नहीं है। तो अभी आप लोगों को भी यही प्रॉपर्टी में रहना है और मुझे भी आपको प्रॉपर्टी भाड़े पे देनी है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, मैं कहां पे हूं, आउटसाइड इंडिया। तो अपनी फोन पे बात हुई, मैंने आपको बोला कि भाई अब देखो 3 साल हो गए तो मैं थोड़ा भाड़ा बढ़ाऊंगा। तो मैंने बोला 35,000 भाड़ा रखते हैं। तो आपने बोला 35 मत रखो, 32 रखो। अब फोन पे ना अपना फाइनल कंक्लूजन नहीं हुआ भाड़ा कितना रखना है, बट अपना इतना कंक्लूड हुआ कि अभी आप 4th ईयर में 32 के हिसाब से पे करो। मैं भाड़ा 32 रख नहीं रहा हूं, मैं भाड़ा 35 भी नहीं रख रहा हूं। अपन रखेंगे तो भी 32 से थोड़ा ज्यादा रखेंगे और 35 से थोड़ा कम रखेंगे। वो कितना रखेंगे जब मैं इंडिया आऊंगा ना तब देख लेंगे। अभी तुम 32 तुम पे तो करना स्टार्ट कर ही दो मुझे। तो तुमने 4th ईयर में मुझे खत्म हो गया 4th ईयर, मैं इंडिया में नहीं आ पाया। 5th ईयर स्टार्ट हुआ, आपने मुझे 32 के पे किया, मैं नहीं आ पाया इंडिया में। अब 6th ईयर जो था ना, 6th ईयर के स्टार्ट में मैं इंडिया में आया, और फिर अपन बैठे और फाइनली डिसाइड हुआ कि भाड़ा है ना, भाड़ा रेंट 33,000 रखेंगे। कितना रखेंगे, 33,000।
बट ये 33,000 भाड़ा होगा विथ इफेक्ट फ्रॉम ईयर नंबर 4। अरे भाई ईयर नंबर 4 और 5 का भी तुझे 33 देना पड़ेगा। अब मुझे अभी 4th ईयर में तो पता नहीं था कि आप 33 दोगे, 5th ईयर में भी नहीं पता था 33 दोगे, तो 32 के हिसाब से मैंने तो टैक्स भर दिया। अब ये जो 1000 रुपीज मिलेगा मुझे फॉर 12 मंथ्स 4th ईयर का, एंड जो 1000 मिलेगा फॉर 12 मंथ्स 5th ईयर का, एंड 33,000 मुझे मिलेगा करंट ईयर में 6th ईयर का। ये तो चलो मेरी 6th ईयर की इनकम हो गई, इसको साइड में रखो। बट ये वाली इनकम जो है ना, ये वाली इनकम, ये क्या है? दिस इज अरियर्स ऑफ रेंट। वेनेवर, देखो सुनो, वेनेवर देर इज इंक्रीज इन रेंट, वेनेवर देर इज एन इफेक्ट ऑफ इंक्रीमेंट इज रेट्रोस्पेक्टिवली, इन इफेक्ट ऑफ increment is retrospectively, then in such cases you will be receiving rent of past years in current year। उस रेंट को हम बोलेंगे arrears of rent। I'll repeat again, whenever there is increase in rent, effect of that increment is retrospective, then in such cases you will be receiving rent of past years in current year। such rent is known as arrears of rent। तो ये जो 24,000 रुपया है ना, 24,000 रुपया, उसको हम बोलेंगे arrears of rent। समझा? ये याद रखना, arrears of rent कल के ही लेक्चर में अपना वापस से ऐसा एक पॉइंट आने वाला है arrears करके, कल के लेक्चर में। सो 25A क्या है? तो इट इज रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट और रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, दोनों का प्रोविजन इज सेम। 3 पॉइंट्स अपने को याद रखने हैं। सो पहले अपन ने पढ़ा अनरियलाइज रेंट माइनस करने कब मिलेगा, और अब अपन ने पढ़ा कि कल उठ के अगर रिकवरी हुआ तो क्या होगा। बराबर? इतना पहले समझा। अब एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, फिर आप सारी चीजें साथ में लिख लेना। एक है ना, आगे जाके आप चैप्टर पढ़ोगे टीडीएस। आप सबको फुल फॉर्म पता है क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसके अलावा क्या पता है आप लोगों को टीडीएस के बारे में? बोलो। बराबर, चलो समझो। समझो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। क्या है कंपनी का नाम? एबीसी लिमिटेड। और यहां पे एक पर्सन है मिस्टर एक्स। एबीसी लिमिटेड मिस्टर एक्स को समझो कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं। अब ये जो अमाउंट है वो इट कैन बी रेंट, इट कैन बी इंटरेस्ट, प्रोफेशनल फीस, रॉयल्टी, कुछ भी हो सकता है। तो अब तुम समझो ये जो अमाउंट है ना, अमाउंट वो एबीसी लिमिटेड के लिए एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस। और यही चीज मिस्टर एक्स के लिए इनकम है, इनकम। ये जो एबीसी लिमिटेड है वो ये एक्सपेंस का पेयर है, पेयर। और मिस्टर एक्स जो है वो ये अमाउंट का पेई है, दैट इज रिसीवर है। अच्छा, तो ये ट्रांजैक्शन में इनकम किसको आ रही है? इनकम मिस्टर एक्स को। कहां से इनकम आ रही है? तो मैं बोल सकता हूं एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड जो है वो और कुछ नहीं है, वो है सोर्स ऑफ इनकम। किसके लिए सोर्स ऑफ इनकम है वो? मिस्टर एक्स के लिए। अब है ना, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, ध्यान से सुनो। गवर्नमेंट ने एबीसी लिमिटेड को बोला कि आप जब भी ये अमाउंट पे करोगे, किसको? मिस्टर एक्स को, तो जो भी आप अमाउंट पे करने वाले हो, ग्रॉस अमाउंट, समझो आप 2 लाख रुपया देने वाले हो, तो ये 2 लाख में से ना कुछ परसेंटेज आप काट लेना, कुछ परसेंटेज आप
किसको बोला ऐसा? एबीसी लिमिटेड को. लेट अस अज्यूम एग्जाम्पल 10%. तो आप 20,000 रुपया काट लो और बचा कितना? 1,80,000. ये जो नेट अमाउंट है ना, नेट अमाउंट, ये जाने दो मिस्टर एक्स के पॉकेट में और ये टीडीएस आने दो गवर्नमेंट के पॉकेट में. अच्छा, अब ये जो टैक्स गया गवर्नमेंट के पास, किसका टैक्स गया है? किसने पे किया? मतलब एबीसी लिमिटेड कौन है? कैन आई से सोर्स ऑफ इनकम है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. सोर्स मतलब जहां से आपकी इनकम जनरेट हो रही है, अगर वही पर्सन टैक्स काट के गवर्नमेंट को दे दे, उसको हम बोलते हैं टीडीएस. आपको पूरा चैप्टर ही है टीडीएस, जो लास्ट चैप्टर है अपने बुक में. उसमें आपको क्या सिखाया जाएगा? उसमें आपको यही सिखाया जाएगा कि पेयर जो है उसको कब टीडीएस काटना है. तो पूरा चैप्टर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है? टीडीएस पेयर. पेयर कोई खर्चा कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से. अब मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ये टीडीएस प्रोविजन के वजह से पेयर का कोई एडिशनल आउटफ्लो हो रहा है? एडिशनल आउटफ्लो? आंसर इज नो. सोचो, अगर टीडीएस प्रोविजंस नहीं होते तो एबीसी लिमिटेड 2 लाख एक्स को पे करता. अभी टीडीएस प्रोविजन है तो भी वो 2 लाख ही पे कर रहा है, 180 उसको और 20,000 गवर्नमेंट को. मतलब बिकॉज ऑफ टीडीएस प्रोविजन कैन आई से एबीसी लिमिटेड पेयर इज नॉट एट अ लॉस. कोई उसका लॉस नहीं है. कैन आई से उसका एक्सपेंस पहले भी 2 लाख था, अभी भी 2 लाख है. बराबर. अब क्वेश्चन आ रहा है, ये टैक्स किसका गया गवर्नमेंट के पास? अब मिस्टर एक्स क्या करेगा पता है? मिस्टर एक्स जैसे ही साल खत्म होगा, मिस्टर एक्स ही विल कैलकुलेट हिज इनकम, कि उसकी इनकम कितनी है. दैट इज नेट टोटल इनकम. मतलब मिस्टर एक्स अपनी 5 हेड्स की इनकम निकालेगा, उसमें से वो 80C से 80U के डिडक्शन माइनस करेगा और इसके ऊपर क्या निकालेगा? टोटल टैक्स. और ये जो टैक्स आया ना, इसमें से वो माइनस कर देगा क्या? टीडीएस, क्योंकि इतना टैक्स वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे चुका है और जो बैलेंस बचेगा वही वो देगा. सो व्हाट इज टीडीएस फॉर मिस्टर एक्स? फॉर मिस्टर एक्स टीडीएस इज एन असेट. इट इज सिमिलर टू योर एडवांस टैक्स. ये एक एडवांस टैक्स की तरह है. तो जो भी आपकी लास्ट में जाके टैक्स लायबिलिटी आएगी, उसमें से आप सबट्रैक्ट कर देना क्या? टीडीएस. बोलो, तुम्हें इतना समझ में आया? पक्का? देखो, टीडीएस कॉन्सेप्ट अपने लेक्चर में बहुत बार आने वाला है, आगे बहुत बार आएगा, बट तुम्हें पहले ये समझ में आया? अब सुनो, अब है ना, अब एक केस लेते हैं अपन. समझो एक पर्सन है यहां पे मिस्टर ए करके. इसने मिस्टर एक्स इज आउटसाइड इंडिया. मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स से लोन लिया है, लोन. और ये लोन लेके मिस्टर ए ने यही पैसा इन्वेस्ट किया कहां पे? हाउस प्रॉपर्टी खरीदने में. बोलो, कहां इन्वेस्ट किया? HP इज फॉर हाउस प्रॉपर्टी. HP किसके लिए है? हाउस प्रॉपर्टी. अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये मिस्टर ए क्या पे करेगा ये मिस्टर एक्स को? इंटरेस्ट. अब समझो कि लोन 50 लाख का है. भाई बंद कर यार. एट द रेट ऑफ 10%, सॉरी, एट द रेट ऑफ 12% इंटरेस्ट अपन ने लिया है. 12% इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है, मिस्टर ए 6 लाख रुपया इंटरेस्ट पे करेगा साल का. कितना इंटरेस्ट पे करेगा? 6 लाख. अब तुम समझ पा रहे हो, तो मिस्टर ए के लिए दिस इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस और मिस्टर वाई एक्स के लिए ये इनकम है. बोलो हाँ के ना? अच्छा, मिस्टर ए ने ये मिस्टर एक्स से पैसा बोरो करके इन्वेस्ट कहां किया? हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली. एंड लेट अस अज्यूम
कि ये हाउस प्रॉपर्टी उसने लेट आउट कर दी है। अच्छा, प्रोविजन है जो अब सिखाने जा रहा हूं इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ लेट आउट सेल्फ ऑक्यूपाइड डीएलओपी। दिस इज एग्जाम्पल, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। प्रोविजन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। अब लेट आउट कर दी है। अब है ना मिस्टर ए जो है ना, मिस्टर ए, तुम्हें समझ में आ रहा है मिस्टर ए पेयर है। पेयर कौन सी चीज का? इंटरेस्ट का पेयर है। और मिस्टर एक्स पे ई है। मिस्टर एक्स कौन है बोलो? पे ई है। अब है ना मिस्टर ए जो है ना, मिस्टर ए, उसको क्या बोला गवर्नमेंट ने कि भाई तू एक काम कर, ये मिस्टर एक्स को जो पैसा देगा उसमें से 10% टीडीएस काट लेना। तो कितना काट लेना? 60,000। और कितना उसको दे देना? 5,40,000। तो इतना उसको दे दे और ये आके हमें दे दे। ऐसा किसने बोला? गवर्नमेंट ने। किसको बोला? मिस्टर ए को। सो अगर आप लोन लेते हो कहां से? आउटसाइड इंडिया से। अब आप क्या पे करोगे? तो उसमें से आप टीडीएस काट देना। ऐसा किसको बोला? पेयर को, कि भाई तू काट लेना। और इसमें मिस्टर ए का नुकसान थोड़ी है, ये तो टैक्स जो गवर्नमेंट के पास जा रहा है वो मिस्टर एक्स का टैक्स जा रहा है। और मिस्टर एक्स का टैक्स जा रहा है तो उसको अपने जेब से तो देना नहीं है मिस्टर ए को, वो उसको जो पैसा देने वाला था उसमें से काट के देना है। अब है ना, अब मैंने अज्यूम किया है क्या कि प्रॉपर्टी इज लेट आउट। ये एग्जांपल है। अब तुम समझो केस 1 एंड केस 2, मैं 2 केस करवाऊंगा आपको। पहला केस, मिस्टर ए ने टीडीएस काट लिया, टीडीएस इज डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड ऑल्सो, मतलब गवर्नमेंट ने जो बोला वो उसने कर दिया। सेकेंड केस, टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड, काटा ही नहीं उसने, मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स को पूरा का पूरा 6 लाख पे कर दिया। गलती की उसने। या फिर टीडीएस इज डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड। नुकसान किसका हो रहा है इसमें? गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है? मतलब कौन? मिस्टर ए के वजह से हो रहा है। सेकेंड केस में नुकसान हो रहा है। अब समझो कि ये जो प्रॉपर्टी है वो लेट आउट थी, इसीलिए इसका एनएवी आएगा। एनएवी समझ लो दोनों केस में 10 लाख है। फिर आप क्या माइनस करोगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन 3 लाख और 3 लाख। अच्छा, अब मिस्टर ए कितना इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है मिस्टर एक्स को? 6 लाख की इंटरेस्ट है। अब फर्स्ट केस में मिस्टर ए को जो गवर्नमेंट ने बोला वो उसने फॉलो, तो चल भाई एक काम कर, तू इधर इंटरेस्ट जो माइनस करेगा ना वो पूरा 6 का 6 लाख कर दे। बट सेकेंड केस में मिस्टर ए ने या तो 6 लाख मिस्टर एक्स को दे दिया, मतलब टीडीएस काटा, या फिर काटा लेकिन वो 60,000 रुपया खुद के पास रख लिया। तो अब इसमें नुकसान किसका, किसके वजह से हुआ? तो मिस्टर ए हम तुझे इंटरेस्ट भी माइनस करने नहीं देंगे, तेरे वजह से हमारा नुकसान नहीं हो सकता। फर्स्ट केस में तेरी इनकम हो जाएगी 1 लाख और सेकंड केस में तेरी इनकम हो जाएगी 7, मतलब तेरी इनकम हमने बढ़ा दी, इसका मतलब तेरा टैक्स भी बढ़ जाएगा। तो जो तेरे वजह से नुकसान हुआ था वो हम तुझसे ही रिकवर कर रहे हैं। ये जो सेक्शन है, मतलब ये जो सेक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन 25 है, नो टीडीएस नो डिडक्शन। अगर आप टीडीएस नहीं दोगे गवर्नमेंट को तो वो खर्चा भी हम आपको माइनस करने नहीं देंगे। बट ये सेक्शन के पहले मैंने आपको टीडीएस क्या है वो एक्सप्लेन किया है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सेक्शन 25, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस। यहां से सेक्शन 25 है। बट यस, याद रखना, दिस प्रोविजन अप्लाई ओनली इफ लोन इज टेकन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। इंडिया के केस में ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि सब जगह पे आपको टीडीएस काटना भी नहीं पड़ता है। वो आप सीखोगे टीडीएस चैप्टर में कि कब टीडीएस काटना है और कब टीडीएस नहीं काटना है। बोलो, पहले ये समझा? अब आप लोग पहले तो ये लिख लेंगे अनरियलाइज रेंट वाला पॉइंट, यहां से लिखोगे तो चलेगा। अनरियलाइज रेंट इज अलाउड एज डिडक्शन इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड।
ये 25A, रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज रेंट. डन. अब ये TDS का कॉन्सेप्ट और फिर सेक्शन 25. चलो हो गया. अब फ्रेंड्स, अब कुछ अदर पॉइंट्स हैं. उसमें पहले तो ये वाला पॉइंट देखो. ये आपका मर्जर है ऑफ स्कोप ऑफ इनकम एंड हाउस प्रॉपर्टी. आई थिंक पढ़ोगे तो तुम्हें खुद को समझ में आ जाएगा. आया समझ में?
प्रॉपर्टी अगर इंडिया में है तो सबको टैक्स लगेगा। अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है लेकिन रेंट इंडिया में रिसीव हो रही है तो सबको लगेगा, और रेंट अगर आउटसाइड इंडिया रिसीव हो रही है तो सिर्फ R&OR। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, रेंट भी बाहर ही रिसीव हो रही है रेंट, तो टैक्स किसको लगेगा? सिर्फ R&OR को लगेगा। अब ऐसा हो सकता है ना कि वहाँ पे तो रेंट आपको मिल रही हो इन फॉरेन करेंसी ओनली, तो आपका है ना जो फॉर्मेट है ना सॉल्व करने का वो पूरा सेम ही है। मतलब GAV निकालो, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करो, NAV स्टैंडर्ड, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ आपको क्वेश्चन में सारे अमाउंट्स दिए होंगे इन फॉरेन करेंसी, आपको उसको कन्वर्ट करने पड़ेंगे इनटू रुपीस, जिसके लिए आपको क्वेश्चन के ही अंदर एक्सचेंज रेट दिया होगा। सो आपको उधर दिमाग नहीं चलाना है। सो अगर आपको दिया होगा कि मिस्टर ए है, उसके पास एक प्रॉपर्टी है आउटसाइड इंडिया और ये पर्सन R&OR है, तो इसका मतलब इसको टैक्स लग जाएगा। ये प्रॉपर्टी उसने भाड़े पे दी है, भाड़ा दिया होगा फॉरेन करेंसी में, एंड फिर बोला होगा कि इसने वहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स भरा है, वो भी दिया होगा इन फॉरेन करेंसी। तो फिर आप लोगों को सारे अमाउंट्स कन्वर्ट करने हैं। बोलो समझा? नेक्स्ट, अब एक कॉन्सेप्ट आता है डिस्प्यूटेड ओनरशिप करके। क्या है कॉन्सेप्ट, बोलो जरा? डिस्प्यूटेड ओनरशिप। डिस्प्यूटेड ओनरशिप का मतलब क्या? तो अब ध्यान से सुनो। अगर समझो एक प्रॉपर्टी है, अब वो प्रॉपर्टी को लेके ना फाइट चल रहा है दो लोगों के बीच में, और एक जन बोल रहा है मैं ओनर हूं, दूसरा बोल रहा है मैं ओनर हूं। अब होता है ना, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, समझो एक पर्सन के नाम पे थी, अब उसकी डेथ हो गई, अब उसके रिलेटिव्स झगड़ रहे हैं। अब समझो वो पर्सन ने विल नहीं बनाई थी, अपनी विल होती है ना, वो नहीं थी, अब उसके रिलेटिव्स फाइट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो अब समझो एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी को लेके वरुण और लक्ष्य जो है वो दोनों फाइट कर रहे हैं। ये बोल रहा है मैं ओनर हूँ, वो बोल रहा है मैं ओनर हूँ, और केस गया कहाँ पे? कोर्ट में। अब कोर्ट का डिसीजन आने में कितना टाइम लगेगा ये किसी को नहीं पता है। 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, और कभी कभी 15 साल भी लग सकते हैं। अब सोचो, जो मेन चीज है दैट इज ओनरशिप, वही डिस्प्यूट में है। हम दोनों में से टैक्स लगाए तो लगाए किसको? क्योंकि हम हाउस प्रॉपर्टी में उस पर्सन को टैक्स लगाते हैं जो ओनर है, और इधर ओनर को ही लेके डिस्प्यूट चल रहा है। अब अगर ओनरशिप को ही लेके डिस्प्यूट चल रहा है, ओनरशिप को ही लेके फाइट चल रही है कि हु इज ओनर ऑफ द असेट, तो अब यहां पे गवर्नमेंट ने क्या बोला, ध्यान से सुनो, कि कोर्ट का डिसीजन आने में 15-20 साल लग जाएंगे। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम 15-20 साल तक वेट करें या टैक्स ही ना ले। तो हम क्या करेंगे, अभी वरुण एंड लक्ष्य दोनों में से किसी एक को पकड़ेंगे और उससे टैक्स लेना स्टार्ट करेंगे, और वो हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अदर फैक्टर्स, लाइक कि ये घर का पोजेशन किसके पास है आप दोनों में से, या फिर ये घर से अगर समझो इनकम आ रही है तो आप दोनों में से कौन रिसीव कर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ अदर फैक्टर्स वी विल डिसाइड कि हम किससे टैक्स लेना चाहते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, कि अदर फैक्टर्स को ध्यान में रख के समझो कि वरुण से टैक्स लेना अपन ने स्टार्ट किया। अब 15 साल बाद कोर्ट का डिसीजन आया क्या, कि वरुण ही ओनर है, तो अपन ने तो उसी से टैक्स लिया था। बट कल उठ के समझो कि कोर्ट का डिसीजन आया कि लक्ष्य आप ओनर हो, तो वरुण आपसे जो भी टैक्स लिया गया था वो आपको वापस दे दिया जाएगा, एंड लक्ष्य आपसे टैक्स लिया जाएगा। सो ये लोग क्या बोल रहे हैं, डिस्प्यूट चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारा असेसमेंट पोस्टपोन कर देंगे। असेसमेंट मतलब हम तुमसे टैक्स लेना पोस्टपोन कर देंगे, हम आपसे टैक्स तो लेना चालू रखेंगे, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन 50 साल बाद आया, तो 50 साल बाद थोड़ी हम लोग टैक्स लेंगे आपसे। सो ये है डिस्प्यूटेड ओनरशिप। और अब एक लास्ट पॉइंट आ रहा है अदर कॉन्सेप्ट्स के अंदर, प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड।
अब थोड़ा सा बराबर से समझना, ये किसके लिए पॉइंट बनाया गया है कि जो लोग कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंगेज है ना, उनके लिए ये पॉइंट है। किस में एंगेज है बोलो? कंस्ट्रक्शन बिजनेस में। जो लोग कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंगेज हैं उनके लिए ये पॉइंट बनाया गया है। क्या पॉइंट है बराबर से समझो। अगर आप समझो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंगेज हो, समझो वरुण जो है, वरुण एक इंडिविजुअल है और एक वरुण लिमिटेड करके एक कंपनी भी है। दो अलग अलग पर्सन हो गए। वरुण अलग पर्सन है और वरुण लिमिटेड अलग पर्सन है। अब वरुण और वरुण लिमिटेड, ये वरुण एक इंडिविजुअल है, उसने एक कंपनी बनाई वरुण लिमिटेड, जो किस में एंगेज है बोलो? कंस्ट्रक्शन बिजनेस में। अब वरुण लिमिटेड ने क्या किया, समझो एक बिल्डिंग बनाई। ये बिल्डिंग में उसने 100 फ्लैट्स बना दिए और इसमें से अब वरुण ने 95 फ्लैट्स क्या कर दिए? सेल। अब वरुण है ना, वरुण 5 फ्लैट है ना, 5 फ्लैट उसको सेल ही नहीं कर रहा है। सुनते जाना बराबर से। वरुण क्या कर रहा है, ये कंपनी में हर साल ये 5 फ्लैट को ओपनिंग में दिखाता है, क्लोजिंग में दिखाता है, ओपनिंग में दिखाता है, क्लोजिंग में दिखाता है। अब वरुण को नहीं चाहिए कि वो ये 5 फ्लैट बेचे, अब वरुण को चाहिए कि वो खुद रखे। बट प्रॉब्लम क्या है पता है? अगर वो ये 5 फ्लैट खुद के नाम पे कर लेगा तो वो 2 ही एसओपी रख सकता है और 3 डीएलओपी हो जाएगी। उसने क्या बोला, मेरे नाम पे छोड़ो, कंपनी के नाम पे रहने दो फ्लैट, अपन हर बार क्या दिखाते जाएंगे? ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। हम बोलेंगे अनसोल्ड फ्लैट्स हैं हमारे। क्या है? अनसोल्ड फ्लैट्स। तो जो लोग किस में एंगेज थे, वो लोग क्या करते थे? आज देखो, जो लोग कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंगेज होते हैं ना, वो लोग अगर कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो वो लोग कोशिश यही करते हैं कि 1-2 फ्लैट ये बिल्डिंग में खुद रखेंगे। तो वो लोग क्या कर रहे थे, हर साल ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग में दिखाते जाएंगे। खुद के नाम पे कर लिया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? 2 एसओपी और 3 डीएलओपी हो जाएगी। तो 3 डीएलओपी तो टैक्स लग जाएगा। इससे अच्छा बिजनेस के नाम पे दिखाते रहो, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। क्या फर्क पड़ता है बिजनेस के नाम पे हो तो भी? समझा कि नहीं समझा? तो जस्ट टू अवॉइड प्रोविजंस ऑफ डीएलओपी, जो लोग कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंगेज थे वो लोग अपने ही नाम, मतलब कंपनी के ही नाम पे क्या रखते थे? अनसोल्ड फ्लैट्स। और इसी रीजन के वजह से गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया कि अगर तुम कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंगेज हो तो तुम्हें है ना, तुम्हारे सारे के सारे फ्लैट्स बेचने पड़ेंगे। कब तक? विद इन 2 years from the end of the year in which completion certificate is received or obtained। मतलब सीसी होता है ना बिल्डिंग का, कंप्लीशन सर्टिफिकेट सुना है आप लोगों ने? अभी मैं क्या बोल रहा हूं, समझो आप एक घर, अभी एक बिल्डिंग बनना स्टार्ट हो रही है, कहने से उसके फ्लैट तो बिकना बिल्डिंग स्टार्ट होने से पहले ही हो जाते हैं। तो आज ये लोग ने तो टाइम कितना दिया है, बिल्डिंग बन गया, उसके बाद सीसी आया, सीसी आने के बाद भी वो साल के एंड में जाओ और वहां से, मतलब कहने से आपको सफिशिएंट टाइम दिया है, रीजनेबल टाइम है आपके पास फ्लैट बेचने के लिए। क्योंकि आज एक बिल्डिंग का अभी तक तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी नहीं होता तो भी वो लोग बेचना तो स्टार्ट कर ही देते हैं, बराबर के नहीं? तो बिल्डिंग बेचना, वो कंस्ट्रक्शन हुआ, कंस्ट्रक्शन के स्टार्ट भी नहीं हुआ उसके पहले से उन्होंने बेचना स्टार्ट किया है, फिर बना, उसमें 3-4 साल निकल गए, फिर सीसी आई, फिर उसके एंड में जाओ और 2 साल, मतलब तुम्हारे पास रफली देखने जाओगे तो 5-6 साल है फ्लैट बेचने के लिए। रीजनेबल टाइम है, इतने टाइम में तुम तुम्हारे फ्लैट्स बेच दो। अगर तुम उसके बाद भी ऐसा बताओगे ना कि देयर इज अनसोल्ड फ्लैट स्टॉक इन ट्रेड, हम मान लेंगे कि वो फ्लैट लेट आउट है, जब तक नहीं बिकते तब तक, जब तक नहीं बिकते तब तक लेट आउट है। इसीलिए देखो क्या लिखा है, प्रॉपर्टी अगर वो तुम्हारे लिए स्टॉक इन ट्रेड है अप टू 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सीसी इज ऑब्टेन, जिस साल में सीसी आया वो साल के एंड में जाओ, वहां से 2 साल नो टैक्स अंडर हाउस प्रॉपर्टी। बट फिर
आफ्टर 2 years प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड एज DLOP एंड टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी. कब तक हाउस प्रॉपर्टी इनकम मानेंगे? जब तक आप बेचते नहीं हो तब तक. फिर प्रॉब्लम क्या था, लोग DLOP अवॉइड कर रहे थे, ये लोग ने DLOP का कॉन्सेप्ट इधर भी डाल दिया. अब क्या होगा इसमें, लोग या तो फ्लैट खुद के नाम पे कर लेंगे या तो बेच देंगे. चोरी तो नहीं होगी. समझा कि नहीं समझा आपको? सो ये आपका अदर कॉन्सेप्ट्स के अंदर ये 3 पॉइंट कंप्लीट हुए हैं. चलो लिख लेंगे आप लोग पहले. डन. चलो अब आप लोग ये वाला सम सॉल्व करेंगे. मैं क्या एडवाइस कर रहा हूँ ये सम में ध्यान से सुनो. 2 असेसीज है, रमेश और सुरेश. पहले ना रफ में दोनों का डेटा अलग अलग कर दो. मैं कैसे हर एक प्रॉपर्टी को आपको ऐसा डायग्राम प्रेजेंटेशन करके बताता हूँ कि ये घर है, आधा SOP, ये LOP, फिर ये ऐसा. तो पहले ये पढ़ो शांति से और दोनों का डिटेल्स अलग अलग कर लो और फिर प्रॉपर सोल्यूशन में उसको डालो. पढ़ना स्टार्ट करो. बहुत मस्त सम है, इम्पोर्टेंट मार्क कर देना ये सम को. ये मेन तो कि ये फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ ईच यूनिट दिया हुआ है. तो पहले से ही आपको ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का अलग अलग दिया है और इसको भी तुम्हें फिर 9/12 करना पड़ेगा क्योंकि 3 मंथ्स के लिए तो प्रॉपर्टी था ही नहीं, कंस्ट्रक्शन में ही था प्रॉपर्टी 3 महीने के लिए. अच्छा, इधर PCPI भी आएगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, बराबर. तो वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. रमेश का आंसर बहुत इजी है, -2 लाख आएगा. रमेश के केस में टोटल इंटरेस्ट देख लो कितनी आ रही है, 2,88,000 आ रही है, तो उसको 2 लाख मिलेगा. सुरेश के केस में ना टोटल इंटरेस्ट कितनी आ रही है, 1,38,000 और उसको तुम डिवाइड बाय 2 करोगे तो 69,000 फॉर SOP एंड 69,000 फॉर LOP. तो ये देखो 69 और 69 पूरा मिल जाएगा इधर. और ये तुम्हें समझ में आना चाहिए, मेन तो GAV उसका इधर देखो 9/12 किया है, जो अपना ये दिया है ना फेयर रेंट और ये फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू. और फिर एक्चुअल रेंट अपनी कितनी है 15,000, उसको इंटू 9 करो, कितना 6 करोगे तो वो 90,000 आ जाएगा. तो 90,000 इज़ मोर देन योर एक्सपेक्टेड रेंट, तो वो मिल जाएगा. म्युनिसिपल टैक्स डायरेक्टली हाफ डिडक्ट करने मिल जाएगा. NAV आ गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन. फाइनल आंसर सुरेश का आ जाएगा 77,800. समझ रहा है? कुछ डाउट हो तो पूछो इसमें. डाउट? इसका सुरेश का कौन से दिन से सुरेश का, ये सुरेश हैज़ अवेल्ड अ लोन ऑन दिस डेट. इसका कंस्ट्रक्शन का डेट दिया है, कब से स्टार्ट हुआ था, 1/4/24. तो लोन पहले लिया है क्या? नहीं, 1 मिनट. हाँ, स्टार्टेड इज 1/4/23 एंड दिस इज कंप्लीशन. तो इधर डेट ऑफ स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन और डेट ऑफ टेकिंग लोन विच एवर इज लेटर,
तो 1/7/23 से उसका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होगा और एंड कब होगा 31 मार्च 24। तो उसका 9 मंथ्स का PCPI आएगा। रेट लोन कितना है उसका 12 लाख। तो 12 लाख इंटू 10% इंटू 9/12 कितना आ रहा है 19,000 90,000 आएगा। अब ये तुम्हारा PCPI हो गया। फिर तुम्हारा जो करंट ईयर का इंटरेस्ट है वो आएगा 12 लाख इंटू 10% 1,20,000 एंड प्लस 1/5 ऑफ PCPI। तो 18,000 ऐड करो, टोटल हो गया 1,38,000 डिवाइड बाय 2 करो, हाफ SOP एंड हाफ LOP। मैंने इसीलिए बोला था पहले सारी डिटेल्स आप एक साथ लिख लो। रमेश और सुरेश की सारी डिटेल्स लिख लोगे तो इजी पड़ेगा। बराबर। डन। चलो नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 9। तुम्हें ये समझ में आ रहा है, इधर अनरियलाइज रेंट जो है वो नहीं मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी का तो रेंट पे कर रहे हो और तो फर्स्ट प्रॉपर्टी का कैसे नहीं पे कर सकता। क्लियर? आया आंसर आया? यस, बड़े अपन आगे। अब सुनो, अब आप लोगों को मैंने जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट करवाया था याद है। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, कुछ सम्स में उन्होंने यही कॉन्सेप्ट एक्विजिशन के केस में भी लगा दिया है। मतलब इट इज प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दैट सम जहां पे इन्होंने वो कॉन्सेप्ट लगाया है। अभी अपन क्या करते हैं, डेट ऑफ टेकिंग लोन और डेट ऑफ स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन विच एवर इज लेटर, और एंड डेट अपनी थी जिस साल में कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ उसके पहले जो 31 मार्च। इधर हम क्या करेंगे पता है, 110 को अपन ने पोजेशन एंड ओनरशिप ले लिया, तो इसके पहले जो 31 मार्च गई होगी ना वो अपना एंड डेट होगा। सो ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली तो ये थोड़ा सा पॉइंट डाइजेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रैक्टिकली क्या होता है कि आप जब घर खरीदते हो ना
तभी बैंक वाले या कहीं से भी लोन लेते हो तो डायरेक्टली पेमेंट्स करते हैं। बट ठीक है, ये थ्योरी में दिया हुआ है, सो अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। इन्होंने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट प्री एक्विजिशन में भी लगाया है। ये उसके ऊपर सम है, सॉल्व करेंगे आप लोग। अभी कहीं पे अटकोगे तो डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो। अब फ्रेंड्स, हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा था, बराबर है? उसमें अपन ने पता है सम्स किए थे, जहाँ पे अपने को बोला था R&OR होगा, RBNOR होगा, NR होगा, कैसे टैक्स आएगा। अब है ना, ये एक सम है, क्वेश्चन नंबर 5। सुनो पहले, बुक में ओपन मत करो। इसमें भी लिखा है कि असेसी जो है मिस्टर अनिरुद्ध, वो R&OR होगा, RBNOR होगा और NR होगा, तो क्या क्या टैक्स होगा। 5 इनकम्स दिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग सॉल्व मतलब लिखना बाद में, थोड़ी देर बाद, पहले अभी पढ़ लो, आपके हिसाब से सिर्फ सोच लो, लिखो कुछ मत। मुझे इस सम में सिर्फ एक ही पॉइंट एक्सप्लेन करना है। आप पहले अपने हिसाब से सोच लो, R&OR, RBNOR, NR को क्या कौन सी चीज़ टैक्सेबल होनी चाहिए, कौन सी नहीं, सोच के रखो, फिर अपन डिस्कस करते हैं। सोच लिया आपने? चलो अब बोलो, पहला क्या होगा? पहला तीनों को टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। चलो सेकंड क्या होगा? टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल एंड नॉट टैक्सेबल, बराबर। तीसरा टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल एंड नॉट टैक्सेबल। सब लोग बराबर है? ये फोर्थ टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, बराबर है। अब है ना, ये सब मैंने हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में क्यों रखा है, ध्यान से सुनो। अब है ना, आपको ये क्वेश्चन में क्या दिया है पता है? यहाँ पे रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी दिया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं दिया। So, इसका मतलब ये जो रेंट है ना, दैट इज योर एक्चुअल रेंट। अब आप मुझे बताओ, एक्चुअल रेंट में से हम तो पहले एक्सपेक्टेड के साथ कंपेयर करते हैं, जो दिया नहीं है तो जीएवी मिलता है, तो यही जीएवी हो गया। म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं, वो नहीं दिया है, तो यही एनएवी हो गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन, बट स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आएगा ना। तो ये आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपका रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। मतलब मैं क्या सिखाना चाहता हूं, अगर इधर वर्ड इनकम लिखा होता ना, इनकम, तो ये आपका फाइनल आंसर होता आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ ऑल दी डिडक्शंस, बट इट इज रेंट, तो एक डिडक्शन तो आपको माइनस करना ही पड़ेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो क्वेश्चन में बहुत केयरफुली रीड करना कि क्या दिया हुआ है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया है। सो वो चीज आप लोगों को रीड करनी पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर। अपन ने जितने भी क्वेश्चन रेसिडेंशियल स्टेटस में सॉल्व किए ना, उसमें आप देखना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लिखा था, रेंट वर्ड नहीं था, इधर इनकम वर्ड है। ये आप लोगों को अब सॉल्व करना है। पहले आप लोग एक बार सोल्यूशन देख लो, फिर आप लोग लिख लेना सोल्यूशन। ये देखो, सब कुछ सेम ही है जैसा अपन ने सॉल्व किया था, सिर्फ इधर तुम्हें समझ में आ रहा है, वो 75,000 के बदले अपन ने कितना लिखा है, 52,500। क्यों?
क्योंकि अपने को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला हुआ है। तो आपको क्वेश्चन में अगर दिया हो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक चीज तो माइनस करनी ही पड़ेगी, बराबर। सो अभी आप लोग ये क्वेश्चन करोगे, लिखोगे आप लोग। क्वेश्चन 4 देख लेना, अभी क्वेश्चन 2 देख लेना। 1 तो मैंने आपको दे दिया था, ठीक है। सो ये क्लास टेस्ट का, बाकी सब छोड़ दो, ये सब कुछ चीज़ें आगे के साथ चैप्टर के साथ कनेक्टेड है। 7 भी हो गया है अपना। तो आप 5 लिखोगे, 4 सॉल्व करोगे और 2 सॉल्व करोगे। 7 तो ठीक है, वो हो गया है। अभी तुम लोग उसके बाद ये क्वेश्चन है ना, होमवर्क का है क्वेश्चन 7, इसको हटा दो। क्वेश्चन 7 को हटा दो, होमवर्क पेज नंबर 5.17। क्वेश्चन 7 हटा दो। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 5 करना है आपको। बात अभी लिख लो सारे क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं। क्लास टेस्ट का कौन सा करना है? 2nd, 4th एंड 5th। पहले 5th से चालू करना, फिर ये 5.15 पे क्वेश्चन नंबर 5 एंड फिर क्वेश्चन नंबर 1 ये होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1। चलो करो। कल अपना लेक्चर है। कल मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा थियरी पार्ट है जो बचा हुआ है वो एक्सप्लेन करूँगा। कल अपन सैलरी स्टार्ट करेंगे। पहले ये करो। आई थिंक तुम्हारा लेक्चर 2nd 5 o'clock को है ना, तो तुम्हारा ये सब कुछ 4:15 तक तो होगा ही, टाइम जाएगा उतना। फिर ही ब्रेक लेना है आपको। अभी चालू रहो, सम सॉल्व करना स्टार्ट करो।